आज हमारे पास है जेम्स क्लियर की जबरदस्त हिट किताब एटॉमिक हैबिट्स। इसका जो मेन आइडिया है वो सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, छोटे बदलाव बड़े नतीजे। लेकिन आज हम सिर्फ इस आइडिया को दोहराने नहीं वाले। हमारा मिशन है इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना, मतलब ये जानना कि कैसे 1% जैसे मामूली सुधार जिन्हें हम शायद नोटिस भी नहीं करते, वो हमारी जिंदगी में एक तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करके हमें पूरी तरह से बदल सकते हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ अच्छी आदतें बनाओ बुरी आदतें तोड़ो वाली सरफेस लेवल बात नहीं करेंगे। हम इस किताब के सबसे क्रांतिकारी हिस्से में जाएंगे। कौन सा? गोल्स को भूलकर सिस्टम्स पर ध्यान क्यों देना चाहिए। ये एक ऐसा आइडिया है जो सफलता के बारे में हमारी पूरी सोच को चैलेंज करता है। ठीक है, तो चलिए इस आइडिया को समझने के लिए एक कमाल की कहानी से शुरू करते हैं। जरूर। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी। 2003 से पहले इस टीम का हाल मतलब बहुत ही बुरा था। हाँ, 100 साल के इतिहास में उन्होंने मुश्किल से कुछ जीता था। हालत इतनी खराब थी कि यूरोप की एक बड़ी बाइक कंपनी ने उन्हें अपनी बाइक्स बेचने तक से मना कर दिया था। उन्हें डर था कि अगर ब्रिटिश टीम उनकी बाइक चलाएगी तो लोग सोचेंगे कि बाइक ही खराब है और उनकी सेल्स गिर जाएगी। ये उनके लिए एक प्रोफेशनल लो पॉइंट था। लेकिन फिर 2003 में डेव ब्रेल्सफर्ड को टीम का परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनाया गया। और उनके पास एक फिलॉसफी थी जिसे वे कहते थे द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। सुनने में ये किसी कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन की जागन जैसा लगता है। क्या ये बस छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो कहने का एक फैंसी तरीका था? इससे कहीं ज्यादा। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो तो हर प्रोफेशनल टीम करती है। ब्रेल्सफर्ड का अप्रोच बिल्कुल रैडिकल था। कैसे? उनका सिद्धांत था साइकिल चलाने से जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज को ढूंढो और उसमें सिर्फ 1% का सुधार करो। उनकी सोच थी कि ये सारे 1% सुधार मिलकर एक बहुत बड़ा अनबीटेबल एडवांटेज बनाएंगे। और ये सुधार सच में मतलब कुछ तो बहुत अजीब थे। बाइक की सीट को ज्यादा कंफर्टेबल बनाना, बेहतर ग्रिप के लिए टायरों पर अल्कोहल रगड़ना, ये तो समझ आता है। हाँ, ये तो बेसिक चीजें हैं। पर वो इससे भी बहुत आगे गए। उन्होंने राइडर्स को हाथ धोने का सही तरीका सिखाने के लिए एक सर्जन को हायर किया ताकि उन्हें सर्दी जुकाम कम हो। हाँ, और ये तो बस शुरुआत थी। उन्होंने हर राइडर के लिए वो तकिया और गद्दा ढूंढा जिससे उसे सबसे अच्छी नींद आए। अच्छा। और सबसे हैरान करने वाली बात, उन्होंने टीम के सपोर्ट ट्रक के अंदर के हिस्से को सफेद रंग से पेंट करवा दिया। ट्रक को सफेद पेंट करवाया, लेकिन उसका साइकिलिंग से क्या लेना देना? ये तो हद से ज्यादा ऑब्सेसिव लगता है। सही कहा, ये ऑब्सेसिव ही था। कारण ये था कि सफेद बैकग्राउंड पर धूल का छोटे से छोटा कण भी आसानी से दिख जाता है और ये धूल बाइक की हाई परफॉर्मेंस मैकेनिक्स को खराब कर सकती थी। अरे वाह। तो वो उन जगहों पर 1% सुधार ढूंढ रहे थे जहां कोई दूसरा देखने की सोच भी नहीं सकता था। कमाल है। तो इस सब का नतीजा क्या हुआ? क्या ये काम आया? काम आया। इसने तो इतिहास बदल दिया। सिर्फ 5 साल के अंदर 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रिटिश टीम ने 60% गोल्ड मेडल्स जीत लिए। 60%? हाँ, और अगले 6 सालों में उन्होंने 5 बार टूर de फ्रांस जीता। 100 साल की नाकामी के बाद ये टीम दुनिया में सबसे डोमिनेंट बन गई। वाह, ये कहानी सिर्फ छोटे सुधारों के बारे में नहीं है, ये एक माइंडसेट के बदलाव के बारे में है। ब्रेल्सफोर्ड ने टीम को नतीजों के जुनून से निकालकर प्रक्रिया के जुनून की तरफ मोड़ा। बिल्कुल, और यहीं से हम किताब के कोर आइडिया पर आते हैं। आदतें आत्मसुधार का चक्रविधि ब्याज है, अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जैसे आप बैंक में पैसा रखते हैं और वो ब्याज पर ब्याज कमाकर बढ़ता है, वैसे ही हमारी छोटी छोटी आदतें समय के साथ कंपाउंड होकर हैरान करने वाले नतीजे देती हैं। किताब में इसका गणित भी है जो बहुत साफ है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो एक साल के अंत में आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। 37 गुना सुनने में 1% बहुत कम लगता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से इसका असर जबरदस्त होता है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर आप हर दिन 1% खराब होते जाएं तो 1 साल में आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। इसकी एक बहुत अच्छी एनालॉजी एक हवाई जहाज की उड़ान है। सोचिए, एक प्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क के लिए उड़ता है। अगर टेक ऑफ के समय पायलट उसकी दिशा में सिर्फ 3.5 डिग्री का मामूली सा बदलाव कर दे, 3.5 डिग्री, ये तो प्लेन में बैठे किसी को पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। लेकिन हजारों मील की यात्रा के बाद
वो प्लेन न्यूयॉर्क की बजाय वॉशिंगटन डीसी में उतरेगा। ये एक बहुत पावरफुल तरीका है सोचने का। मतलब एक छोटा सा बदलाव जो उस पल में महसूस भी नहीं होता, आपको एक पूरी तरह से अलग मंजिल पर पहुंचा सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे आज के नतीजे हमारी आदतों का एक लैगिंग मेजर हैं। एग्जैक्टली। हमारी करंट हेल्थ हमारी पिछले 6 महीने के खाने पीने की आदतों का नतीजा है। हमारे बैंक में पैसा हमारी सेविंग हैबिट्स का नतीजा है। बिल्कुल। इसलिए हमें आज के नतीजों को देखकर परेशान या बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। हमें अपनी ट्रैजेक्टरी पर, अपनी दिशा पर ध्यान देना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि आप आज कितने सफल हैं, सवाल ये है कि क्या आपकी आदतें आपको सफलता के रास्ते पर डाल रही हैं। लेकिन यहीं पर असली मुश्किल आती है ना? हम सब जानते हैं कि हमें रोज जिम जाना चाहिए या रोज कुछ नया सीखना चाहिए, पर वो 1% का सुधार हम रोज महसूस नहीं कर पाते। कोई 1 महीने तक जिम जाता है, उसे शीशे में कोई फर्क नहीं दिखता और वो हार मान लेता है। और इसी को किताब में वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहा गया है। निराशा की घाटी। हाँ, या प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। राइट। हम उम्मीद करते हैं कि प्रोग्रेस इस सीधी रेखा में होगी, लिनियर होगी। आज मेहनत की, कल नतीजा दिखेगा। लेकिन असल में प्रोग्रेस नॉन लिनियर होती है। मतलब शुरुआत में नतीजे लगभग ना के बराबर दिखते हैं, और यही वो क्रिटिकल फेज है जहां ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। किताब में इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है, बर्फ का टुकड़ा। मान लीजिए कमरे में बर्फ का एक टुकड़ा रखा है और कमरे का तापमान है -4 डिग्री। ठीक है। अब आप धीरे धीरे कमरे को गर्म करना शुरू करते हैं, -3, -2, -1। कुछ नहीं होता, बर्फ वैसी की वैसी है। आपको लगता है आपकी कोशिश बेकार जा रही है। पर जैसे ही तापमान 0 डिग्री पर पहुंचता है, बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। हाँ, अब सवाल यह है कि क्या उस 1 डिग्री के बदलाव ने बर्फ को पिघलाया? नहीं, बर्फ को पिघलाया उन सभी डिग्री ने जो उससे पहले आए। सारी मेहनत वेस्ट नहीं हो रही थी, वो स्टोर हो रही थी, पोटेंशियल बिल्ड कर रही थी, और जैसे ही एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड पार हुआ, एक ब्रेक थ्रू हुआ। ये तो बिल्कुल सही बात है। हमारी मेहनत जमा हो रही होती है, भले हमें दिखे नहीं। दुनिया इसे रातों रात मिली सफलता कहती है, पर असल में वो सालों की जमीनी मेहनत का नतीजा है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है ताकि हम उस निराशा की घाटी में हार ना मान लें। हमें प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखना होगा। ठीक है, तो यहां से हम उस विचार पर आते हैं जो मुझे इस किताब में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। हमें हमेशा सिखाया जाता है कि सफलता के लिए गोल सेट करना जरूरी है, स्मार्ट गोल्स बनाओ, विजन बोर्ड बनाओ। लेकिन ये किताब कहती है गोल्स को भूल जाओ, अपने सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करो। ये सुनने में बहुत उल्टा नहीं लगता? क्या बिना लक्ष्य के कोई कहीं पहुंच सकता है? ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन ये बहुत गहरा पॉइंट है। पहले फर्क समझते हैं। गोल्स वो नतीजे हैं जो आप पाना चाहते हैं, जैसे चैंपियनशिप जीतना। ओके। और सिस्टम्स वो प्रक्रियाएं हैं जो उन नतीजों तक ले जाती हैं, जैसे रोज प्रैक्टिस करना। लेखक का तर्क है कि हम गोल्स पर बहुत ज्यादा और सिस्टम्स पर बहुत कम ध्यान देते हैं। लेकिन क्यों? गोल्स हमें मोटिवेशन देते हैं, एक दिशा देते हैं। लेकिन सिर्फ गोल्स पर फोकस करने की 4 बड़ी समस्याएं हैं। पहली, विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल्स। जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य एक ही होते हैं। हाँ, हर टीम चैंपियनशिप जीतना चाहती है, हर कैंडिडेट नौकरी पाना चाहता है। अगर सफल और असफल लोगों के लक्ष्य एक ही हैं, तो जाहिर है कि लक्ष्य सफलता की गारंटी नहीं है। तो फर्क कहाँ है? फर्क उनके सिस्टम में होता है। ब्रिटिश साइकिलिस्ट 100 साल से टूर डी फ्रांस जीतना चाहते थे। लक्ष्य तो हमेशा से था। वो जीते तब जब उन्होंने अपना सिस्टम बदला। ये बात तो सही है। लक्ष्य होना काफी नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरी समस्या, लक्ष्य हासिल करना बस एक पल का बदलाव है। मान लीजिए आपका लक्ष्य है कमरे को साफ करना। आपने मेहनत की और कमरा साफ कर दिया, गोल अचीव्ड। लेकिन अगर आपने वो आदतें नहीं बदली जिनकी वजह से कमरा गंदा होता है, तो कुछ ही दिनों में वो फिर से वैसा ही हो जाएगा। आप नतीजा ठीक कर रही हैं, कारण नहीं। यानी आप प्रॉब्लम के सिम्टम को नहीं, रूट कॉज को एड्रेस कर रहे हैं। ये तो समझ आता है। और तीसरी समस्या? तीसरी, लक्ष्य हमारी खुशी को भविष्य पर टाल देते हैं। हमारे मन में एक कंडीशन लग जाती है, जब मैं अपना लक्ष्य हासिल कर लूंगा तब मैं खुश होऊंगा। हम हमेशा एक इफ देन वाले जाल में फंसे रहते हैं। सिस्टम बेस्ड अप्रोच में आप प्रक्रिया का आनंद लेती हैं। आपको खुश होने के लिए मंजिल का इंतजार नहीं करना पड़ता। और चौथा पॉइंट जो मुझे बहुत रिलेटेबल लगा वो है यो-यो प्रभाव। एक मैराथन रनर महीनों तक ट्रेनिंग करता है और जैसे ही वो फिनिश लाइन पार करता है, वो ट्रेनिंग करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि गोल तो पूरा हो गया। एग्जैक्टली। जब आपकी सारी मेहनत एक लक्ष्य पर केंद्रित होती है,
तो उस लक्ष्य के पूरा होने के बाद क्या होता है? आप वापस वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। लेकिन अगर आपका ध्यान सिस्टम पर है, यानी एक हेल्दी इंसान बनना, तो आप रेस के बाद भी दौड़ते रहेंगे। आपका उद्देश्य खेल जीतना नहीं, बल्कि खेल को लगातार खेलते रहना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्स पूरी तरह बेकार हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। गोल्स दिशा तय करने के लिए बहुत अच्छे हैं। वो आपको बताते हैं कि आपको किस तरफ जाना है, जैसे कंपास। लेकिन आपकी गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम सिस्टम करता है। आपको कंपास को घूरते नहीं रहना है, आपको सड़क पर ध्यान देना है। तो आज हमने एटॉमिक हैबिट्स के कुछ बहुत ही पावरफुल आइडियाज को समझा। 1% सुधार का नियम, निराशा की घाटी और सबसे जरूरी, गोल से अपनी नजर हटाकर प्रोसेस और सिस्टम पर ध्यान देने का विचार। इसका सार एक बहुत ही दमदार लाइन में है। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। हाँ, इसका मतलब है कि जब मोटिवेशन कम होगा, जब इच्छा शक्ति जवाब दे देगी, तब आपके गोल्स आपको नहीं बचाएंगे। आपकी आदतें, आपका सिस्टम ही आपको आगे बढ़ाएगा। यही एटॉमिक हैबिट्स की असली ताकत है। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अपनी जिंदगी के किसी एक एरिया के बारे में सोचिए जहां आप कोई नतीजा बदलना चाहते हैं। हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स। अब सोचिए क्या होगा अगर आप एक हफ्ते के लिए उस नतीजे को, उस गोल को पूरी तरह से भूल जाएं और अपना सारा ध्यान सिर्फ उस प्रक्रिया में 1% का एक छोटा सा, लगभग अदृश्य सुधार करने पर लगाएं। वो एक छोटा बदलाव क्या हो सकता है?